बाजार के लिए मिले जुले ग्लोबल संकेत। डाउ और S&P 2016 की ऊंचाई पर बंद। माइनिंग शेयरों की बदौलत यूरोप में भी तेजी, हालांकि SGX निफ्टी में ऊपरी स्तरों से थोड़ी गिरावट। महावीर जयंती की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे भारतीय बाजार। सोमवार को निफ्टी के 7,900 के स्तर को छूने के बाद आज नजर 8,000 के आंकड़े पर। 6 तिमाही की निराशा के बाद TCS का मुकाबला मुनाफा उम्मीद से बेहतर, लेकिन मार्जिन पर दबाव। माइंडट्री के भी अच्छे नतीजे। आज विप्रो के नतीजों का होगा इंतजार। सिंप्लेक्स इंफ्रा, जे कुमार इंफ्रा और NCC के शेयर पर आज रहेगी नजर। मुंबई में अंधेरी से दहिसर तक 16.5 किलोमीटर मेट्रो निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आज फोकस में रहेगा HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के IPO को मिली बोर्ड की मंजूरी। 10% हिस्सा बेचकर 2,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने की उम्मीद। It's a tribute to India's growth story that at 7.5% we are still impatient because we know our potential is to do distinctively better. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताया भारत की ग्रोथ पर भरोसा। कहा जल्द ही हो सकती है 8.5% तक GDP। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान। पावर माई वेल्थ के फाउंडर संदीप वागले और इनॉक्स वेंचर्स के MD और CEO विजय चोपड़ा। लेकिन सबसे पहले देखिए SGX निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। जी हां, SGX निफ्टी आपको जरूर दिख रहा होगा कि लाल निशान में कारोबार करेगा, लेकिन अगर आप देखें तो सोमवार को 7,913 के आसपास इसने समाप्ति दी थी और वहां से ही ऊपर है करीब 75 अंक। तो एक बढ़त के साथ कारोबार होने का पूरी की पूरी उम्मीद है आज। और दुनिया भर के बाजारों में देखिए प्रदीप, क्या रैली देखने को मिली है। डाउ ने 18,000 के ऊपर 2 दिन लगातार समाप्ति दी है। इवन यूरोप के बाजारों में तेजी देखने को मिली। माइनिंग स्टॉक्स वहां अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे। तो ग्लोबल क्यूज काफी अच्छे हैं भारतीय बाजारों के लिए। बिल्कुल, और इस दौरान जब पिछले दिनों में हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस कम और छुट्टियां ज्यादा रही थी, वो सीजन अब खत्म हो रहा है और हम आज कोशिश करेंगे पिछले 2 सेशंस को एक साथ फैक्टर इन करने का। जैसे कि आपने कहा, तो 18,000 के ऊपर हम 2 बार डाउ को बंद होते हुए देख पाए। वो अपने आप में एक पॉजिटिव जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत इनफैक्ट हमारे लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि अगर डाउ अपने ऑल टाइम हाई के इतने करीब है, अगर 2% और बढ़ता है तो वहां नया हाई हो जाएगा, लेकिन हमें 15% बढ़ना पड़ेगा अगर हमें नया हाई करना है। तो पीछे रह गए, थोड़ा कैचअप होता हुआ यहां से नजर आएगा, ऐसा जरूर मानना चाहिए। और हमने अपने मार्केट में एक के बाद एक रुकावटों को पार किया है। इस सीरीज में 700-800 पे लोग काफी कॉन्फिडेंटली कॉल राइट कर रहे थे और वो गलत पड़े हैं। तो जाहिर है कि जो मंदी के खिलाड़ी ट्रैप हुए हैं, पिछले सेशन में भी हमने उसका कुछ हद तक इम्पैक्ट देखा था और आज भी देखा जा सकता है, ऐसा लगता है। 8,000 का आंकड़ा एक बार की SGX निफ्टी ने ऑलमोस्ट छुआ था सुबह, उसके काफी करीब था। अब वहां से धीरे धीरे थोड़ा नीचे आया है, लेकिन मार्केट खुलने के बाद कोशिश करनी चाहिए। देर रात को गया था और उसके बाद वहां से थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा है, इसीलिए हमें 15 अंक नीचे दिख रहा है। वरना आप देखिए आज भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत होगी, साफ तौर पर ये संकेत तो मिल रहे हैं। और प्रदीप, बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच जैसे जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो भी इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर वापस से बुलिश होते हुए, कॉन्फिडेंट होते हुए इवेंचुअली। तो मार्च में 20,000 करोड़ की खरीदारी के बाद एक तरीके से FIs ने संकेत तो दे दिया कि वो काफी बुलिश हैं भारतीय बाजारों में, लेकिन वो सामने काफी हेजिंग करते हुए चल रहे थे। पर अब लगता है कि ये बड़े खिलाड़ी मान रहे हैं कि भारत पे आप या तमाम इमर्जिंग मार्केट्स पे एक तरफा बेट कर सकते हैं। दरअसल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थोड़े रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक करेंसी क्राइसिस चीन से शुरू हो सकता था, ऐसा माना जा रहा था, वो दरअसल नहीं हुआ है। और अगर आप देखें तो चीन की करेंसी काफी स्टेबल रही है और इसको देखते हुए ये कॉन्फिडेंस अब वापस से लौटा है। दूसरी ओर हम फॉरेक्स मार्केट में जो उतार चढ़ाव देख रहे थे येन में एक तरफा मजबूती का, वो भी कहीं ना कहीं अटकता हुआ नजर आया है। तो वो स्टेबिलिटी लौटने के संकेत सारे हर तरफ से दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप देखें तो हाल के ग्रोथ इंडिकेटर्स चीन से पॉजिटिव रहे हैं। हमारे ग्रोथ की तो हम बात कर ही रहे हैं कि 7.5 है या और भी बेहतर हो सकता है, जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा। तो ये सारे कॉल्स उस कॉन्टेक्स्ट में ही देखने चाहिए। आज अगर आप देखें तो एक अपग्रेड एक तरीके से इमर्जिंग मार्केट्स का बैंक ऑफ अमेरिका की ओर से है, गोल्डमैन सैक्स की ओर से एक अपग्रेड आता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अमेरिकन
अमेरिकन मार्केट पे ये कहा है कि रिस्क अब ऊपर की तरफ है, यानी लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे यहां पर आने की गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे रही है। और वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ के अनुमान और बढ़ने की उम्मीद है अगर मॉनसून अच्छा रहता है तो ये सारे पॉजिटिव्स और अपग्रेड के संकेत एक तरीके से सुंदर दिख रही है इस समय। अगर आप देख रहे हैं हांगकांग के बाजारों को तो मत देखिए, क्योंकि कल हमने देखा था जब भारतीय बाजार बंद थे तो 275 पॉइंट की तेजी देखने को मिलती, आज जरूर 70-75 पॉइंट नीचे। और कल हमने देखा था जब भारतीय बाजार बंद थे तो जापान का बाजार में 600 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी, और जापान का बाजार देखिए आज भी 100 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ग्लोबल सेटअप भारतीय बाजारों पॉइंट आप कह रहे हैं कि निकई के हैं जिससे हमें कैचअप करना है। जी हाँ, तो वो कैचअप रैली आज देखने को मिलेगी। चलिए एक्सपर्ट से पूछते हैं कि आज वो कैसे भारतीय बाजारों को ट्रेड कर रहे हैं। संदीप वागले हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हाय संदीप, गुड मॉर्निंग। आप बुलिश थे सोमवार को भी और आप कह रहे थे तेजी करनी चाहिए, ये बताइए और ऊपर जा सकता है इस समय निफ्टी? कौन सा स्तर इंपॉर्टेंट है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हेमंत। मैं सोमवार से या मैं लास्ट वीक से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था और सोमवार को 8000 का टारगेट मुझे दिखाई दे रहा था। 7980 8000 ये लेवल में बात कर रहा था और मुझे लगता है ये आज आना चाहिए। गैप से ही खुलेगा और थोड़ा सा हल्का सा 20-30-40 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है इंट्राडे आ जाए तो उसमें बाइंग करनी चाहिए अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो। लेकिन एक मैं सावधानी यहाँ पर कॉशन एडवाइस करूंगा, वो है कि 8000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेरिश हो जाए। अगर आपका व्यू कुछ घंटे के लिए या 1 या 2 दिन के लिए है तो अराउंड 8000 लेवल्स पे थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुक करे, क्योंकि एक अच्छी खासी फॉल या थोड़ी से 100-150 पॉइंट की करेक्शन बिल्कुल वहां पर आ सकती है। लेकिन आप अगर 1-2-3 हफ्ते का व्यू से ये कर रहे हो तो मुझे 8350 8360 समवेयर अराउंड दैट वो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर एक महीने की बात करें तो 77-7750 ऑन द डाउन साइड, 83-8350 ऑन द अप साइड, ये रेंज निफ्टी का मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, विजय आपकी क्या कॉल है? मुझे लगता है कि काफी अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में रहना चाहिए। एटलीस्ट मूड पॉजिटिव जरूर दिखता है। हालांकि अर्निंग सीजन चल रहा है, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हो सकते हैं, वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर आप ओवरऑल अगर आप माहौल देखें मार्केट का तो नो डाउट उसमें एक मेजर पॉजिटिविटी है पोस्ट बजट। और जो मानसून की खबर आई है या जिस तरीके से आईटी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स देने शुरू किए हैं, टीसीएस और इन्फोसिस ने, तो एक आशाजनक माहौल बना है मार्केट में, जो मुझे लगता है कि 8300-8400 तक भी मार्केट को खींच के लेके जा सकता है। और मानसून की प्रेडिक्शंस आईएमडी ने भी की हैं और स्काईमेट ने भी की हैं। सभी कुछ अच्छा लगता है तो डिमांड प्रोपेल होनी चाहिए। और अगर इन्फ्लेशन नीचे रहती है और मानसून अच्छा रहता है तो आरबीआई गवर्नर ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके आएंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री ओवरऑल। तो मुझे अच्छा लगता है। अभी फिलहाल इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यदि देखें तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए 8000 के पार करते ही, जो कि हम एसजीएक्स निफ्टी में भी देख रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉजिटिवली बायस्ड हूं मैं मार्केट्स में इस समय। ओके, तो ध्यान तेजी का ही रखना चाहिए। ये राय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है। संदीप और विजय दोनों बुलिश, और कुछ ही देर में हम उनसे जानेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें आज वो ट्रेडिंग करने की राय दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो सबसे पॉजिटिव क्यू है वो है एफआईआई की तरफ से जो आता हुआ। आप देखिए जो सोमवार को आंकड़ा आया, एफआईआई ने करीब करीब 980 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी है। हालांकि डीआईआई प्रदीप फिर से बिकवाली कर रहे हैं 313 करोड़ रुपए के आसपास। और एफएनओ में भी देखिए एफआईआई जो है लॉन्ग्स बना रहे हैं और शॉर्ट जो उनकी शॉर्ट पोजीशन थी उसको अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये संकेत भी काफी पॉजिटिव है। तो आज से आपके पास 7 दिन होंगे इस सीरीज के लिए। जो पहली रुकावट थी 7800 की, उसके ऊपर मार्केट काफी डिसाइसिवली निकल आया ऐसा लगता है, तो पोजीशंस थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी। लेकिन सीरीज के पहले दिन से हम देख रहे थे कि 8000 का लेवल सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा था और काफी 7800 के साथ साथ 8000 के वो लेवल थे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे कॉल राइटर्स के लिए। तो एक बार ही मंदी के खिलाड़ी अब इस लेवल को क्या डिफेंड कर पाते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और इनफैक्ट 7800 के मुकाबले 8000 पे हमने ज्यादा कॉन्फिडेंस देखा, खासतौर पे जब हम 7800 के ऊपर आए तो पोजीशन शिफ्ट होकर के 8000 के करीब पहुंचती हुई दिखाई दी थी। इसलिए अब ये एक तरीके से मेक और ब्रेक लेवल बनता हुआ फिर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 सेशंस के दौरान जब हम 700-800 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लंबी छुट्टियों की वजह से आउटलुक थोड़ा सा बहुत साफ नहीं था। पर अब हमारे सामने तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि हम उस हर्डल के ऊपर अच्छे खासी एक स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो वहां से पोजीशंस को ऊपर की ओर शिफ्ट करना है। तो लेकिन
8,000 कितना सेफ है ये कॉल लेना अब बेयर्स के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। आज के दिन अगर हम उस लेवल तक एक बार की जाने की कोशिश करते हैं 8,000 की तरफ, तो मुझे उम्मीद है कि और भी थोड़ा पैनिक होगा कॉल राइटर्स में, जिन्होंने अपनी पोजीशन 700-800 या उसके ऊपर अभी भी खुली रखी थी, इस उम्मीद से कि इन सारी छुट्टियों के बाद फाइनली डाउ 18 पे अटक जाएगा और क्रूड भी नीचे आ रहा है, तो हम फाइनली करेक्शन आते हुए देखेंगे, जो कि नहीं आता। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं मंदी के प्लेयर्स के अटकने के संकेत मिल रहे हैं, जो बाजार की मदद करते हुए नजर आएंगे, ऐसा पूरी तरह से दिखता है। पिछले सेशन में भी आपने देखा कि मार्केट जब नीचे आया तो पूरी ताकत से वापस ऊपर खींचने में कामयाब रहे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, साफ तौर पर गिरावट में देखिए खरीदारी ही होती हुई दिख रही है। बस प्रदीप, मंदी वाले जो खिलाड़ी हैं वो एक बात को देखकर काफी खुश हैं, एक तो पुट कॉल रेशियो जो 1.22 के आसपास आ रहा है, और दूसरा कंसेंसस बनता जा रहा है बाजार में तेजी का। ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि मेट स्काईमेट के बयान अच्छे, IIP CPI नंबर फेवरेबल और इन्फोसिस का नंबर फेवरेबल, FIIs और बीच बीच में DIs भी देखिए खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। और इन्फोसिस के बाद अब TCS ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 3,200 तक के जो लेवल्स दिए जा रहे हैं TCS के लिए वो भी काफी उत्साहजनक है, उस सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बात हेमंत यहाँ पे ये भी लगती है कि मार्केट स्ट्रेच हो रहा है, आपकी बात सही है, पर शायद मार्केट आपको इजीली सही मौके पे शॉर्ट करने का भी मौका ना दे। चूंकि 8,000 को आप हर्डल के तौर पे ले रहे हैं, तो इस सीरीज में हो सकता है कि आपको एक बार 8,100 तक के लेवल देखने को मिले, ऊपर के टारगेट्स थोड़े ओवर अचीव होंगे, उसके बाद मार्केट फाइनली शायद आपको एक करेक्शन मोड में आता हुआ दिखाई देता है। मार्केट स्ट्रेच जरूर हो रहा है, जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन लगता है कि ये मोमेंटम एक बार की आपको थोड़ा ऊपर ले जाएगा, उसके बाद मौका मिलेगा। बिल्कुल ले जाना भी चाहिए, काफी दिनों बाद इस तरह से एक तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, तो ऐसे बाजार में आपको कौन से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। पूछते हैं संदीप की आज की टॉप पिक क्या है। संदीप बताइए। हेमंत, मैं HDIL में बाय रिकमेंड करूंगा, ये मैंने परसों भी रिकमेंड किया था और हमने हमारे क्लाइंट करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा पोजिशनल व्यू भी लेते हैं तो पॉजिटिव व्यू होगा। बाय HDIL विद स्टॉप लॉस ऑफ 79, टारगेट ऑफ 90, और ये कॉल कुछ 3 या 4 या 5 सेशन के लिए है। ओके, तो HDIL में तेजी करनी चाहिए, अच्छी तेजी यहां पर अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकती है। विजय, अगर एक शेयर आपको ट्रेड करना हो तो वो कौन सा होगा? मैं टेक महिंद्रा को चूज करूंगा। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है करीब 476 का था, तो 490 के टारगेट के लिए इसको बाई किया सकता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉल है, और जिस तरीके से IT कंपनीज अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही हैं, मेरा अंदेशा है कि टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, और एक ओवरऑल IT पैक में भी हम कुछ आज हरियाली देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो टेक महिंद्रा को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा 490 के टारगेट के लिए। चलिए, तो टेक महिंद्रा में तेजी देखने को मिलेगी। इन्फोसिस, TCS के बाद इस स्टॉक पर नजर रखिए, अच्छी रैली ये स्टॉक दिखा सकता है। TCS पर विस्तार से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन प्रदीप, सेटअप तो देखिए हर तरफ से काफी तेजी के हैं, तो कैसे ट्रेडर्स को अप्रोच करना चाहिए आज के मार्केट को? तो सबसे पहले ट्रेडर्स के दिमाग में सवाल यह है कि मार्केट कहां खुलेगा। जो SGX निफ्टी है वो चूंकि फ्यूचर्स है, और पिछले सेशन के क्लोज में हमने देखा था मुश्किल से 5-6 पॉइंट का प्रीमियम बाकी रह गया था। तो उस लिहाज से ऊपर से भले ही नीचे आया हो, पर फिर भी आपको ऑलमोस्ट एक 50 पॉइंट का एक गैप अप मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो अगर 50 पॉइंट का एक गैप अप आपको मिलता है, उस स्थिति में ऊपर के लेवल पे जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं ट्रेडर्स के, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि 7980 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कुछ और एक्सपर्ट्स 7990 पकड़ के चल रहे हैं। 8000 अपने आप में एक अहम लेवल तो है ही। ऐसे में ऊपर की तरफ आपको खुलने के तुरंत बाद खरीदारी के मौके नहीं मिलेंगे, ये मानना चाहिए। फिर आपको इंतजार करना होगा कि आप 8000 के ऊपर इस मोमेंटम में मार्केट को निकलते हुए देखते हैं या नहीं, या फिर आप ऊपर के लेवल पर एक रिवर्सल का इंतजार करेंगे। पिछले 3-4 सेशन में हमने जो एक एक्सेस तेजी देखी है, उसको मार्केट पचा सकता है या नहीं, और यहां से ऊपर निकलता है या नहीं, ये संकेत आपको 8000 के ऊपर ही मिलेगा। तो तेजी का मौका तुरंत नहीं मिल पाएगा, और ऐसी स्थिति में अगर मार्केट में रिवर्सल के संकेत आते हैं और एग्रेसिव ट्रेडर्स इस इंट्राडे मूव को ट्रेड करना चाहें, तो आप देखिए ऑन एवरेज 100 पॉइंट का मूव हम देख रहे हैं पिछले 3 सेशंस के अंदर। तो मार्केट पे आपके जो नीचे के लेवल है वो करीब 7850 पे आते हैं। हो सकता है कि मार्केट अब 8000 क्रॉस करने के पहले एक बार 7850 टच करने की दोबारा कोशिश करे। तो ऐसी स्थिति में नई तेजी की पोजीशन बनाने के लिए आपको 7850 के नजदीक तक आने का इंतजार करना चाहिए, या फिर अगर आप एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेडर हैं और दुनिया के मार्केट भी थोड़ा आपकी मदद करते हुए दिखे और आपने 8000 के ऊपर स्टॉप लेकर शॉर्ट किया, तो शायद ये आपके लिए टारगेट के लेवल हो सकते हैं। तो
हालांकि सारे संकेत पॉजिटिव हैं, लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली निफ्टी वो सारे लेवल अचीव कर लेगा और आपको मौके निफ्टी के बाहर ढूंढने पड़ेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भारतीय बाजारों में भरपूर दिखने वाला है और हम आपको अगले घंटे में बताएंगे कि कौन से वो शेयर हैं जहां पर आपकी नजर रखनी चाहिए। बहरहाल निफ्टी को ट्रेड करना है तो गिरावट में ही आपको खरीदारी करनी चाहिए। इन शॉर्ट ये प्रदीप बता रहे हैं, लेकिन बाकी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, किस तरह से आज आपको अप्रोच करना चाहिए निफ्टी को, चलिए आपके सामने वो राय पेश करते हैं 5 दिग्गजों की। अनुज दीक्षित कह रहे हैं कि 8020 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, 7860 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। JKDviewpoint.com के जेके दोषी की राय देख लेते हैं। टारगेट 8095 के दिखाई दे रहे हैं और स्टॉप लॉस 7925 पे रखने की सलाह फिलहाल जेके दोषी दे रहे हैं। तो 2 खरीदारी की राय आपके सामने। और तीसरे एक्सपर्ट विवेक गुप्ता भी कह रहे हैं कि खरीदारी ही करनी चाहिए। आज के सेशन में आपको 7940 से 7975 तक के टारगेट उन्होंने दिए हैं, स्टॉप लॉस रखना चाहिए 7824 का। और वहीं वैशाली पारिक, प्रभुदास लीलाधर की इनकी राय है निफ्टी पे खरीदारी की, स्टॉप लॉस 7860 पे और टारगेट 7950 के इन्होंने दिए थे, लेकिन इनके टारगेट तो मुझे लगता है कि खुलते ही अचीव हो जाएंगे। इसके ऊपर ही बाजार की शुरुआत दिखाई देगी, ऐसी उम्मीद है। और पुनीत किंद्रा भी देखिए हमारे 5वें एक्सपर्ट, वो भी बुलिश हैं भारतीय बाजारों पर। 7955 का पहला टारगेट है, 7975 का दूसरा, 7845 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने की राय ये भी दे रहे हैं। तो पांचों के पांचों एक्सपर्ट देखिए आज भारतीय बाजार पर बुलिश, कह रहे हैं कि खरीदारी करने की ही राय आज के लिए बन रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद टॉप 5 स्टॉक्स हाजिर करेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज के टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिल सकता है। और पहला स्टॉक है RSS इंफ्रा का, जहां पर तेजी की गुंजाइश दिखाई दे रही है। इसको करीब 65 करोड़ रुपए का एक रोड प्रोजेक्ट मिला है। इस ऑर्डर का असर आज देखने को मिलेगा। ग्रुप फाइनेंस के स्टॉक पर भी रखिएगा नजर, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। बाजार बंद होने के बाद सोमवार को इसके नतीजे आए और आप देखिए नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा 18.5% बढ़ता हुआ दिखा है, साथ ही ऑपरेटिंग इनकम में भी करीब 20% का इजाफा देखने को मिला है। तो ये है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसके स्टॉक में आज वैल्यू बन सकती है। वही बायोकॉन होगा अगला स्टॉक, जहां यूएस में कोलेस्ट्रॉल की दवा सिम्वास्टैटिन रिकॉल की है, तो इसके चलते आपको इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल सकता है। नजर रखिएगा क्रिसिल के शेयर पर, इसके नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं और इसने भी जो नतीजे हैं वो छुट्टी के दिन अब पेश किए। 40% देखिए मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, साथ ही जो कंसोलिडेटेड इनकम है उसमें करीब 16.5% का इजाफा देखने को मिला। और सोमवार को हमने देखा था क्रिसिल, केयर, इकरा, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स थे जो 4-4.5% की तेजी दिखा रहे थे और इसी एक्सपेक्टेशन के चलते कि क्रिसिल के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। तो ये पूरा रेटिंग एजेंसीज की जो कंपनियां हैं लिस्टेड हैं, इनके ऊपर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और वही अच्छी खबर फाइनली फार्मा स्टॉक्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज पे पॉजिटिव डेवलपमेंट है। डॉक्टर रेड्डीज की माइग्रेन की दवा अमेरिका में बिकनी शुरू हो गई है, तो एक अच्छी खबर जिसका फायदा कुछ हद तक शायद दिखाई देगा। लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद संदीप और विजय हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे बात करेंगे TCS की। जी हाँ, जिस तरह से बड़े ब्रोकरेज हाउसेस 3,000-3,200 तक के टारगेट दे रहे हैं, TCS आज किस तरह से खुल सकता है, किस तरह से आपको खुलने के बाद स्टॉक को अप्रोच करना चाहिए और इन्फोसिस के मुकाबले TCS कैसा नजर आ रहा है, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं अब उन शेयरों की जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा, वो सब हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में आगे। लेकिन हमारे एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप और विजय तो हमारे साथ बने हुए थे ही, क्रिस सुब्रमण्यम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे आज वायदा बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए। हाय क्रिस, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे लग रहा है वायदा बाजार का सेटअप और निफ्टी को कैसे अप्रोच करेंगे आप?
कल हेमंत जी डेफिनेटली जो भी हम लास्ट आई थिंक 3-4 दिन में जो जबरदस्त छलांग देखी है और 7,800 7,850 ये सब लेवल्स काफी कंफर्टेबली क्लियर करके और खास करके जो काफी अहम रेजिस्टेंस माना जाता है 200 में उसके ऊपर जाके सेटल हुए और इसका ऑफकोर्स मेरा मानना है कि शायद ज्यादातर यहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केट से काफी फेवरेबल रहे ऑफकोर्स हमारी लोकल डोमेस्टिक नतीजे भी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फिलहाल लग रहा है। टेक्निकली कोई इंडिकेशंस फिलहाल नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक मुनाफा वसूली का शायद एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि इस साल में हमने कहीं 8,000 के आसपास काफी शुरू में काफी यहाँ पर बिकवाली देखी थी, तो शायद वो एक बार उसके आसपास आई थिंक एक बार मुनाफा वसूली आई थिंक वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। और मेरा मानना है कि जिनके पास काफी लॉन्ग पोजीशंस वगैरह है यहाँ पर एक अनवाइंडिंग का एक अच्छा मौका मिल सकता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यहाँ कोई ऐसी बहुत शार्प प्रॉफिट टेकिंग आने वाले, क्योंकि ओवरऑल जो भी संकेत लग रहे हैं अभी भी बुलिश ही है, तो सिग्नल्स के लिए वेट करनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली मुनाफा वसूली पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ओके, तो ये वायदा कारोबार पे फिलहाल राय निकल कर आती हुई, लेकिन इसके साथ ही आज के दिन तमाम स्टॉक्स पे किस तरह का व्यू बन रहा है और कौन से पिक्स निकल कर आ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीएमडी किरण जाधव आगे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इसकी पिक्स ले लेते हैं। पूछते हैं कि संदीप ने तो बताया कि HDIL उनकी टॉप पिक है, विजय ने बताया कि टेक महिंद्रा उनकी टॉप पिक है। क्रिस, आपकी टॉप पिक आज के लिए क्या होगी, ये बताइए। जी, आई थिंक ओवरऑल जो भी हमने परसों की जो कारोबार देखी, यहाँ पर एक काउंटर जो काफी अच्छी प्रॉमिसिंग यहाँ पर देखने को मिली वो है सिप्ला। ऑफकोर्स फार्मा में अगर आप देखें तो पिछले हफ्ता के तुलना में यहाँ पर हमने अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखी है, तो 500-525 के आसपास यहाँ पर सिप्ला पे आई थिंक एक अच्छी खासी 520 के वहां पर पुट रेटिंग में अच्छी खासी देखते 520 स्ट्राइक पे, तो मेरा मानना है कि शायद सिप्ला यहाँ पर अच्छी खासी बाई बन सकती है। और हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक कॉल लेके चले, आई थिंक कुछ 8-10 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक 18 का टारगेट पकड़ के आई थिंक सिप्ला पे एक लॉन्ग पोजीशन की जा सकती है। चलिए, तो सिप्ला पर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, ये कहना है क्रिस का। विजय का कहना है टेक महिंद्रा में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, और संदीप का कहना है कि HDIL में टॉप पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये है राय हमारे 3 एक्सपर्ट्स की, 3 टॉप पिक्स हो गई। ब्रेक के बाद TCS और इन्फोसिस के ऊपर चर्चा होगी, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। और आज सुबह की बड़ी खबर, हमारे साथ अब के मिस्त्री साहब जुड़ रहे हैं, HDFC के वाइस चेयरमैन और CEO, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के IPO पर चर्चा के लिए। मिस्टर मिस्त्री, आपको बहुत बहुत बधाई। फाइनली एक बहुत वक्त से इंतजार के बाद आपके बोर्ड ने अब अप्रूव किया है। आगे का रोड मैप आप क्या देख रहे हैं और कब तक ये इशू आएगा? हम लोग इसको पहले से we had said that we wanted to do an IPO. So once the Standard Life transaction was completed, we had to go through the process, or we have to go through a process first of getting the initial approval from the board to start appointing bankers, to start appointing the lawyers, and so on and so forth. So this is just an in-principle approval generally. Now, the process will start now. So we would look at bankers, we would look at preparing the offering documents, the lawyers. Then we will file with an IR, with the insurance regulator. Since this will be the first pure play life insurance IPO, that's my guess. I'm sure the regulators would look at all the disclosure requirements very closely, because then this sets the path for future IPOs. So वो सब process में कितना time लगेगा, I really cannot comment on. After we get the IRD approval, we have to go to SEBI. SEBI approval is obviously required because it's an IPO. So ये सब approval होने के बाद IPO would be possible, subject to market conditions, right? So my sense is 2016 का last quarter, this is October to December, is probably the best that we can hope to do the IPO. But obviously timing is something we'll have to discuss with bankers. It's too preliminary at this point. ओके, तो जो साल का लास्ट महीने है, नवंबर दिसंबर के आसपास ही IPO आ सकता है मार्केट में। मिस्त्री साहब, कितना पैसा आप जुटाने की योजना बना रहे हैं? कोई एक बॉल पार्क फिगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कोई फिगर माइंड में नहीं है. वी ऑलवेज वांटेड टू डू एज आई सेड द IPO, तो कोई फिगर तो माइंड में नहीं है. बट वी लुक एट एनालिस्ट रिपोर्ट्स पुट द वैल्यू एट रीजनेबली हाई लेवल्स. But unless we talk to bankers and unless we talk to some more market participants, we won't be able to give you a sense of the value. But you must bear in mind that the Standard Life transaction happened
a long time back. It happened, in the sense everything was fixed almost a year ago. You need to also bear in mind the fact that since that time, valuations would have improved because a couple of reasons. One is the business has grown one more year. It's grown profitably one more year. The margins have gone even higher, and therefore we have, unless we talk to bankers, the valuations will go back. ओके तो उस को बेंचमार्क अगर हम लेते हैं जो HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के बीच जो ट्रांजैक्शन था, तो उस लिहाज से आपके करीब 2000 करोड़ रुपए रेस होने चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे भी बेहतर हो सकता है क्योंकि एक साल में काफी कुछ बदला है और ज्यादा बेहतर वैल्यूएशन की आप उम्मीद करेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद HDFC की होल्डिंग करीब 51% पे आ जाती है और स्टैंडर्ड लाइफ करीब 35-36% पे होंगे। आगे क्या आप और शेयर इशू नहीं करेंगे? ये तो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है जिसमें कोई भी नया कैपिटल आप रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे जब आप शेयर रेस करेंगे, कोई भी इशू करेंगे, तो HDFC की होल्डिंग 51 से भी नीचे आ जाएगी, उसकी तैयारी है आपकी? देखिए, सेबी के रूल्स के मुताबिक 25% 25% हैज टू बी लिस्टेड। सो इन द फर्स्ट स्टेप दिस 10% लिस्टिंग टेक्स प्लेस। वी हैव टू अचीव दिस 25% ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। अभी मीनवाइल कंपनी को अगर कैपिटल की जरूरत पड़ी, इवन दिस 10% may not necessarily only be HDFC selling. So in case for some reason there is some acquisition, in case there is, and the company requires a primary capital, then that is also possible. So काफी possibilities है, but yes, over as the 3-year period passes and the shareholding and 25% public float is achieved, by that time मेरे हिसाब से it is likely that the shareholding will fall below 50%, but that's something you have to. Standard Life wants to remain at 35% capital. क्योंकि आपकी कंपनी पहली होगी जो इंश्योरेंस का IPO इस देश में ला रही है, और मुझे जहां तक याद आता है कि पहली प्राइवेट कंपनी थी HDFC और स्टैंडर्ड लाइफ जिसको इस देश में इंश्योरेंस का लाइसेंस दिया गया था लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में। ये बताइए, अब कारोबार कैसा चल रहा है आपका? पिछले 2-3 साल से मार्जिन्स कैसे रहे हैं कंपनी के, अगर और आउटलुक क्या है, इसके बारे में हमसे अगर कुछ बात कर सकें आप। ये तो we have to discuss this in the offering circular, but if you look at the outlook तो अच्छी है। Margins have been growing up every year. अगर आप results देखेंगे, and all the results are there on the website, the margins have been increasing every year and close to करीबन 100, roughly about 100 basis points margin improvement is happening every year. I don't have all the numbers before me right now, but जो post-tax profit जो थी last year के लिए, it is 818 crores. और जो नेटवर्थ है वो that is about 3,160 crores के करीब कुछ है। ओके मिस्टर मिस्त्री, ये पूरी तरह से आपने ऑफर फॉर सेल किया है, कोई नई कैपिटल रेज नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और दूसरे, जो HDFC के पास ये कैश अब आएगा 2000 या 2500 करोड़ के आसपास, जो भी वैल्यूएशन हो उसके हिसाब से, उसका किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे? अभी तो 2003 जो भी पैसा आएगा एंड प्रॉफिट्स दैट वी मेक, वो तो उस टाइम की बात है, तो वी फिगर आउट एट दैट टाइम। बट नॉर्मली whenever we have these abnormal profits, this is part of the profits that we take, and then we pay out a certain amount of dividend. So that's the call the board will have to take at that point of time. डिविडेंड आ सकता है इस इशू के बाद HDFC के लिए? आप ये कह रहे हैं कि एक स्पेशल डिविडेंड HDFC के शेयर होल्डर्स के लिए आ सकता है इस डील के? नहीं, वो नहीं, स्पेशल डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। What we normally do is that we get these abnormal, these one-time profits. We use that one-time profits as part of the normal profits, and then जो dividend payout ratio जो होता है, वो dividend payout ratio के हिसाब से dividend payment होता है। But it's too far away, and as far as business is concerned, as far as cash is concerned, 2,000 crores is not a very large sum of money. हमारे लिए जो disbursements होती है, यार, monthly disbursements are much significantly higher than 2,000 crores. So in terms of funding, it is not a very large amount. चलिए, बिल्कुल शुक्रिया मिस्त्री साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद आज CNBC आवाज के साथ जुड़कर एक्सक्लूसिवली हमसे बात करने के लिए। और आप देखिए, HDFC का स्टॉक आज नजर पर रहेगा सबके, और माना यही जा रहा है नवंबर दिसंबर में, जैसा कि मिस्त्री साहब कह रहे थे, इस साल के अंत में ये IPO आता हुआ दिखेगा। तो पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी जिसका IPO आएगा। सरकार की वो सारी जो औपचारिकताएं थी वो पूरी हो चुकी हैं, और अब लगता है रेगुलेटर से मंजूरी मिलने का इनको इंतजार है। लेकिन अब बात करते हैं
टीसीएस की जो है स्टॉक पर आज नजर रहने वाली, और आप देखिए 6 क्वार्टर्स लगातार इस कंपनी के लिए डिसअपॉइंटिंग रहे थे, एस्टिमेट से कमजोर नंबर्स आते थे, लेकिन जो नंबर्स आए हैं सोमवार को बाजार बंद होने के बाद वो काफी अच्छे आए हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड जुड़ेंगे आशीष वर्मा, और हर्षदा सावंत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षदा से जानते हैं कि कैसे रहे ये नंबर्स। हर्षदा बताइए। लगातार 6 तिमाहियों की निराशा के बाद टीसीएस ने इस क्वार्टर में हमने देखा है थोड़ा सा अपना प्रदर्शन सुधारा है। मुनाफा हमारी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर आया है, आंकड़ा 6,341 करोड़ पर है, जहां पर हमारा अनुमान था 6,240 पर ही कंपनी का मुनाफा सिमटेगा। यही नहीं, हमने देखा है कि जो डॉलर रेवेन्यू है वहां पर भी उम्मीद से बेहतर ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है, 4,207 मिलियन डॉलर का, ये इनलाइन आप कह सकते हैं। हालांकि इस बारी हमने देखा है मार्जिन से थोड़ी सी निराशा जरूर है, जहां पर बाजार उम्मीद कर रहा था कि मार्जिन 27% पर आएंगे, कंपनी ने एक बार फिर मार्जिन 26% के आसपास ही पोस्ट किए हैं। ये एक प्रेशर पॉइंट है। हालांकि डिजिटल बिजनेस में जो भी कंपनी ने पिछले कई तिमाहियों में निवेश किया है उसे ये संतुष्ट है। 15.5% की रेवेन्यू ग्रोथ यहां पर हमने देखी है, सिर्फ डिजिटल बिजनेस से आई है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं बीएफएसआई, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में भी अब प्रदर्शन धीरे धीरे करके पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, और उन्होंने कहा है कि यहां से आगे वाली तिमाहियों में डिजिटल बिजनेस ही इनके रेवेन्यूज को ड्राइव करने वाला है। साथ ही साथ डिलिजेंटा जो इनकी सब्सिडरी है, जो लार्जली बीएफएसआई क्लाइंट्स को हैंडल करती है, वहां से भी प्रेशर्स कुछ ईज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद ये रन रेट टीसीएस आगे बरकरार रख पाएगा या नहीं। स्पेशली मार्जिन्स को लेकर बाजार में काफी ज्यादा चिंता है, और ये शायद स्टॉक को थोड़ा सा ड्रैग जरूर कर सकती है। ओके, और इसके अलावा चिंता के विषय टीसीएस के मैनेजमेंट ने तिमाही नतीजे घोषित करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान मैनेजमेंट ने अमेरिकी अदालत से कंपनी पर लगे जुर्माने को लेकर चुप रहना ही बेहतर समझा। ये एक और चिंता की बात जो बाजार में दिखाई दी है। लेकिन अब टीसीएस या इन्फोसिस, इसके बीच मुकाबला चल रहा है, क्योंकि दोनों नतीजे हमारे सामने हैं। कैसे दिखते हैं ये एक दूसरे के मुकाबले? आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिसर्च हेड। आशीष बताइए। देखिए, इस बार जो Q4 के नंबर्स आए थे, दोनों दिग्गजों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। टीसीएस, जैसे हर्षदा भी हाईलाइट कर रही थी, 6 क्वार्टर्स के डिसअपॉइंटमेंट के बाद इस बार उम्मीद पर नंबर्स खरे उतरे, और इन्फोसिस जो लगातार 4 क्वार्टर्स से हमें पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहा है। जहां तक तुलना की बात है दोनों नंबर्स के बीच में, टीसीएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो होती है, जिसपे खासतौर पर एनालिस्ट पैनी नजर रखते हैं, उम्मीद से बेहतर थी। ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास का उछाल था। हालांकि इन्फोसिस ने भी 1.6% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ दिखाई है, पर इन्फोसिस के नंबर्स पे इकलौता डिसअपॉइंटमेंट यही था, क्योंकि बाजार 2% के आसपास के उछाल की एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठा था। सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी टीसीएस के नंबर्स पर, जिसने शायद स्ट्रीट को सबसे ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज किया है, वो है वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा। 3.25% के आसपास किसी ने नहीं सोचा था। इन्फोसिस को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो आप महज 2.4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। टीसीएस की लेकिन डिसअपॉइंटमेंट थी वो मार्जिन्स के फ्रंट पे थी। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था कि 30 बेसिस पॉइंट उछलेंगे, मार्जिन्स इनफैक्ट 55 बेसिस पॉइंट्स गिरते हुए नजर आए, और इन्फोसिस की यही ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हाईलाइट थी। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था फ्लैट होंगे, और मार्जिन्स में इनफैक्ट 60 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला है। हालांकि टीसीएस ने इंडिकेट करा है कि मार्जिन्स में दबाव इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करे डिजिटल जैसे स्पेसेस पे, तो शायद इतना ज्यादा दिक्कत की बात वो मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। FY16 यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ देखिए आप, इन्फोसिस जीतता हुआ आपको नजर आएगा। 9.1% की ग्रोथ पूरे साल में डॉलर रेवेन्यूज में, जबकि टीसीएस महज 7.1% के आसपास ही ग्रोथ क्लॉक करता हुआ नजर आया है। अब तक जो वैल्यूएशंस के लिहाज से डिस्काउंट पे इन्फोसिस ट्रेड करता था, अब दोनों एट पार आपको नजर आएंगे 18.6, 18.7 टाइम्स FY17 एक्सपेक्टेड EPS पर। और सबसे इंपॉर्टेंट आउटलुक की बात, इन्फोसिस तो गाइडेंस देता है, तो हमें पता है 11.5 से 13.5% के आसपास की ग्रोथ, और ये उम्मीद से बेहतर आंकड़ा था। पर टीसीएस ने भी यही हाईलाइट करा है। उन्होंने कहा है जो तमाम दिक्कतें थी बीते फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो डिलिजेंटा को लेकर हो, इंश्योरेंस कारोबार को, लैटिन अमेरिका को, जापान को, या तो वो बॉटम आउट हो चुकी हैं, यानी कि उनमें और दबाव देखने को नहीं मिलेगा, या फिर हालात इनफैक्ट इंप्रूव हो रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंट है कि FY17 एक स्ट्रांग ईयर होगा। पर जैसे आप लोगों ने हाईलाइट करा, FY17 में सबसे बड़ा पेन पॉइंट हो सकता है अगर वो तगड़ी पेनल्टी इनको यूएस में भरनी पड़े तो। बिल्कुल, तो वैल्यूएशंस बराबर हो चुके हैं फिलहाल, आशीष का ऐसा मानना है, और अलग अलग पैमाने पर आप देख सकते हैं, कभी कहीं इन्फोसिस आगे, कहीं टीसीएस। लेकिन अब ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं टीसीएस पर, यह जानना काफी अहम होगा। इन नतीजों को देखने के बाद दिग्गज ब्रोकरेजेस ने क्या अनुमान बताए हैं,
उस पर हमारी नजर है। सबसे पहले CLSA की राय जान लेते हैं। यहाँ पर एक बाई कॉल दिया है और खरीद की सलाह को कायम रखते हुए लक्ष्य लेकिन 2800 से बढ़ाकर 3000 कर दिए। जी हाँ, और काफी सारे ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। TCS से दरअसल एक्सपेक्टेशंस काफी कम थी। दूसरे ब्रोकरेजेस की राय भी देखते हैं। क्रेडिट स्विस आपकी स्क्रीन पर देखिए, इन्होंने भी करीब करीब 100 रुपए लक्ष्य बढ़ाया है, 2900 से बढ़ाकर 3000 कर दिया है। और एक और ब्रोकरेज हाउस की लक्ष्य देखते हैं, सिटी का एक बार नजर डालिए, वो क्या कह रहे हैं। सिटी भी कह रहा है कि यहां से नहीं, सिटी कह रहा है कि बिकवाली करनी चाहिए। और उनकी राय मेरे ख्याल में पहले से ही बिकवाली की थी। 2340 का लक्ष्य उन्होंने भी दिया है। मैक्वायरी का अगर आप देखें प्रदीप, तो वो कह रहे हैं कि 3200 तक के लक्ष्य हैं। तो सबसे एग्रेसिव रिपोर्ट जो आज मुझे सुबह सुबह दिख रही है वो शायद मैक्वायरी की है। 2975 से उन्होंने बढ़ाकर लक्ष्य 3200 कर दिया है। बिल्कुल, तो केवल यहाँ पर एक सिटी है जो दूसरी तरफ जाते हुए पहले से बेरिश था। उन्होंने अपने टारगेट्स रिवाइज करने का फैसला अभी नहीं लिया है, शायद ऐसा लगता है, तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक और दिग्गज कंपनी विप्रो के नतीजे आज आएंगे। आशीष, उनसे क्या उम्मीद है? देखिए, पहले तो बता दूं, ये नंबर्स बाजार बंद होने के बाद शाम 5 बजे के आसपास आना एक्सपेक्टेड है और इस बार एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस होगी। Q4 में 2.8% डॉलर आय में ग्रोथ होगी। कांस्टेंट करेंसी है, यानी कि अगर करेंसी के फ्लक्चुएशंस ना होते तो 3-3.25% के आसपास तिमाही दर तिमाही ग्रोथ। तो जो कंपनी ने गाइडेंस दिया था 2 से 4% के आसपास, उसके मिड पॉइंट पे डिलीवर करेंगे। इनफैक्ट जो हाल में एक्विजिशन कर रहा था सिलेंटा, वहां से बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा और इसीलिए शायद ये जो Q4 का परफॉर्मेंस है अपनी पीयर्स से आपको बेहतर नजर आएगा। इस कंपनी का मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि फ्लैट होंगे, 21 से 22% के बैंड में पिछले 3 क्वार्टर्स से हैं। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी बैंड पे आपको नजर आएंगे। लेकिन इस पूरे साल के लिए अपने पीयर से तो कहीं कमजोर ग्रोथ विप्रो करने वाला है। मैंने कहा था इन्फोसिस ने 9.1%, TCS ने 7.1% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। ये कंपनी शायद महज 4% का ग्रोथ दिखाने वाली है। पर रिजल्ट्स के साथ साथ जो बोर्ड मीटिंग आज होने वाली है उसमें बायबैक पे भी इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। तो कितना क्वांटम होगा, किस प्राइस पे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के लिहाज से। फाइनली गाइडेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले क्वार्टर के लिए, यानी कि Q1 के लिए 2 से 4% या फिर 3 से 5% के आसपास की ग्रोथ की कंपनी बात करेगी, क्योंकि ध्यान रखें हाल के जो एक्विजिशंस हैं वो भी इस कंपनी के लिए अब कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। ओके, शुक्रिया आशीष आपका। और अगला सवाल अपने एक्सपर्ट से हम यही पूछेंगे कि अब किसको चुने, इन्फोसिस, TCS या विप्रो। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय चोपड़ा, संदीप वागले और क्रिस सुब्रमण्यम। विजय, आपने ये जो पूरी चर्चा और कंपैरिजन प्रोजेक्शन सुने, आप आज किसे चुनेंगे, इन्फोसिस, TCS या विप्रो? देखिए, 2-3 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जो TCS में जो मैनेजमेंट में कहा कि देयर आर नो हेडविंड्स इन FY17 एंड जो इनका ग्रोथ है वो अक्रॉस वर्टिकल्स होगा। खासकर जो डिजिटल रेवेन्यू जो बढ़ता दिख रहा है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है और आने वाले 5 सालों में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्शन भी दिया है TCS ने कि डिजिटल रेवेन्यू बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो मेरे हिसाब से जो काफी लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं या उसके टारगेट्स रिवाइज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक आई एम फेयरली बुलिश ऑन TCS एंड ऑफ कोर्स इन्फोसिस एज वेल। अगर दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं इस समय कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है कि दोनों में से कौन अच्छा है। मैं कहूंगा कि दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं। इन्फोसिस प्रोबेबली 1400 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है और 2800 का टारगेट मैं TCS में भी दूंगा। तो दोनों ही कंपनियों ने जिस तरीके से रिजल्ट्स पेश किए हैं और TCS की मैनेजमेंट ने यहां तक कहा कि शायद प्रोबेबली वी हैव बॉटम्ड आउट, तो ये काफी अच्छी कमेंट्री है, गाइडेंस है आगे आने वाली तिमाहियों के लिए और मुझे लगता है कि यहां से तेजी बननी चाहिए विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म। चलिए, तो TCS पर बुलिश है हमारे एक्सपर्ट। स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जी हाँ, कमेंट्री दरअसल काफी उत्साहजनक थी उनकी। उन्होंने कहा FY17 काफी बेहतर साल है और खराब साल पीछे निकल चुका है। तो TCS के शेयर पर आज नजर रखिएगा। लेकिन संदीप वागले कुछ देर पहले कह रहे थे कि HDIL उनको पसंद है। संदीप, इसके अलावा बताइए दूसरी पिक्स कौन सी हैं, आज कहां पर ट्रेडर्स नजर रखें? हेमंत, मैं अमर राजा बैटरीज में बाय रिकमेंड करता हूं। स्टॉप लॉस 923, टारगेट 977। दूसरा एक बाय है TVS मोटर्स में, स्टॉप लॉस 329, टारगेट 347। और पेट्रोनेट में बाय है, स्टॉप लॉस 266, टारगेट 287। और ये सारे स्टॉक आज के लिए नहीं है बल्कि 3 या 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर पोजिशनल व्यू लेंगे तो बेटर होगा।
ओके, तो पोजिशनल व्यू रखिए अमर राजा, टीवीएस मोटर, पेट्रोनेट एलएनजी और एचडीआईएल, ये 4 ट्रेडिंग पिक्स हैं जो संदीप आज आपको सुझा रहे हैं। वक्त है संदीप और विजय आप दोनों से इजाजत लेने का। शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के उस पार विकास सेठी और किरण यादव हमारे 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स क्रिस सुब्रमण्यम, किरण जाधव और विकास सेठी जुड़े हुए हैं। किरण, आपकी कॉल लेना चाहेंगे जो हम चर्चा कर रहे थे आईटी स्टॉक्स पे। आज आप टीसीएस पे खास तौर पे और तीनों ही इन्फी, विप्रो और टीसीएस पे किस तरह से ट्रेड करेंगे? टीसीएस में बहुत अच्छा बेहतरीन सपोर्ट बैंड करीबन 2450 के करीब है प्रदीप जी। तो मुझे लगता है कि ये बैंड टूटना बहुत मुश्किल है। परसों के सत्र में हम बहुत बड़े नेगेटिव न्यूज के साथ खुले थे और गैप डाउन के साथ खुले थे, पर हमने देखा पूरी दिन भर हम अच्छे डिमांड के साथ ये स्टॉक ऊपर कर रहा था। तो मेरा मानना है कि डिमांड बहुत अच्छा है। हालांकि 2 बार इन द रिसेंट पास्ट एक रेजिस्टेंस है 2550 का, वो उसने क्रॉस करने के लिए पॉसिबल नहीं हुआ था। पर आज अगर 2550 के ऊपर चलता है तो ऑन द हायर साइड मूवमेंट खुल जाती है और करीबन 2650 से 2700 तक के टारगेट्स खुलते हैं अगले मोमेंटम व्यू के हिसाब से। तो पोजिशनल व्यू के हिसाब से मेरा बाय कॉल रहेगा, एग्रेसिव बाय कॉल 2550 के ऊपर रहेगा और अगले आते एक हफ्ते के लिए 2650 से 2700 के टारगेट्स मान के चलने चाहिए। विप्रो की बात करें तो विप्रो में भी हमारा बुलिश आउटलुक है, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि और ऊपर जाना लाजमी है स्टॉक, क्योंकि एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक चल रहा है और 2 दिन अच्छे गैप के साथ खुलता नजर आया। तो बहुत सारे शॉर्ट पोजिशंस इसमें ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 610 एक लेवल है जहां पे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की नजर रखनी चाहिए, जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग होनी हो सकती है। तो विप्रो के लिए टारगेट्स 610 के रहेंगे। टेक महिंद्रा के चार्ट्स इतने अच्छे नहीं है जहां पे मैं बुलिश रहूंगा। तो अगर कुछ बाय करना है आईटी स्टॉक्स में फ्रंटलाइन सेक्टर्स में तो विप्रो और टीसीएस ये 2 बेट्स रहेंगे। विप्रो टीसीएस इन 2 शेयरों पर नजर रखिए। किरण को चार्ट्स देखकर ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, लेकिन विकास दरअसल मिड कैप आईटी कंपनियों के नंबर्स भी देखिए जो बाजार बंद होने के बाद सोमवार को आए, वो काफी अच्छा है। खासतौर पर माइंडट्री के डॉलर रेवेन्यू 6%, एक्सपेक्टेशन थोड़ी टोन डाउन हो गई थी क्योंकि प्रॉफिट वार्निंग इस कंपनी ने पहले दी थी, लेकिन नतीजे तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। और हमने देखा था सोमवार के सेशन में भी 4-5% मजबूती के साथ इस स्टॉक ने समाप्ति दी थी। आज क्या रैली बरकरार रह सकती है? माइंडट्री पर क्या कॉल है आपका? बिल्कुल हेमंत, माइंडट्री पे पहले तो एक जो मैनेजमेंट ने प्रॉफिट वार्निंग दी थी उसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट आ गई थी और उसके बाद से काफी अच्छा स्टॉक में एक बाउंस बैक आया है और कल रिजल्ट के पहले 7-8% की ऑलरेडी तेजी हो चुकी है। तो रिजल्ट अच्छे थे तो तेजी तो बरकरार रहेगी और ऐसे भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से माइंडट्री इन द मिड कैप आईटी स्पेस, माइंडट्री उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम्स और साइएंट, ये तीनों मेरी पसंद के स्टॉक्स हैं। और बाकी मुझे लगता है अच्छे रिजल्ट के ऊपर आज भी ये जो तेजी हमने पिछले ट्रेडिंग डे को माइंडट्री में देखी है वो बरकरार रहनी चाहिए। ओके क्रिस, आज एचडीएफसी पे नजर होगी उनके इंश्योरेंस कंपनी के आईपीओ की खबर के चलते। आप क्या अहम लेवल्स देख रहे हैं? क्या आज लॉन्ग बनाने की सलाह देंगे? जी, आई थिंक एचडीएफसी का अगर आप देखें तो लार्जली यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस देखे हम लास्ट 3-4 महीने में, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता क्योंकि काफी ज्यादातर यहाँ पर निफ्टी के साथ साथ चलता है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद एक अच्छा खासा मौका है। और हम अगर आप देखें तो डेरिवेटिव स्पेस पे हमने यहाँ पर 1100 के पुट पे अच्छी खासी राइटिंग भी देखी है। तो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ से डेफिनेटली एक बाई बनती है। मेरा न्यूनतम टारगेट अगर पकड़ने का तो शायद 1175 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है और यहाँ पर ट्रेडर को शायद यहाँ पर 1100 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। तो आई थिंक बाई फार एक रिस्क रिवॉर्ड जहां पर मार्केट ऑलरेडी इतनी चल चुकी है, एचडीएफसी एक अच्छी रिलेटिव अच्छी बेट है। मेरा मानना है कि कंजर्वेटिव टारगेट जैसे मैंने बताया 1185-1200 यहां तक जाने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए तो एचडीएफसी पर ये राय निकल कर आ रही है, लेकिन विकास मैक्स इंडिया पर क्या राय है? ये इस समय इकलौती ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो प्योर इंश्योरेंस प्ले देती है। एचडीएफसी ने जिस तरह से अब मंजूरी दी है कि एचडीएफसी लाइफ का आईपीओ आएगा, नवंबर-दिसंबर तक आ सकता है ये आईपीओ। ये केकी मिस्त्री साहब ने सीएनबीसी आवाज को कुछ ही देर पहले बताया है। क्या मैक्स इंडिया में तेजी देखने को मिल सकती है? इस स्टॉक पर क्या राय रखते हैं आप?
बिल्कुल हेमंत, ये जो HDFC का अनाउंसमेंट जो आया है कि जो ये अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में स्टेक सेल करेंगे, हालांकि IPO बहुत दूर है, बट एक सेंटिमेंटल जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरे ही सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं जिनमें इंश्योरेंस का बिजनेस है उनमें देखने को मिलेगा। तो मैक्स फाइनेंशियल्स जो कंपनी है वहां पे भी इसका एक पॉजिटिव असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बजाज फिनसर्व है या आदित्य बिरला नुवो है, रिलायंस कैपिटल है, इन सब में भी इंश्योरेंस का बिजनेस है, तो वहां पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो मेरी राय में इस क्षेत्र की सभी कंपनियों में आज एक्शन देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या रिलायंस कैपिटल या एबी नुवो भी आगे अपनी अपनी इंश्योरेंस कंपनीज को अलग से लिस्ट कराएंगे, उस पर जरूर खास तौर पर नजर होगी। इन तमाम शेयरों पे आपको आज अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और जो NBFC स्टॉक्स हैं जिन पर आज नजर हो सकती है नतीजों को देखते हुए, क्रिसिल ने काफी शानदार नतीजे पेश किए हैं और करीब 40% की बढ़त जो मुनाफे में देखने को मिली है वो बहुत ही जबरदस्त कही जाएगी। विकास, ये ट्रेडर्स की पसंद का स्टॉक नहीं है, बहुत लिक्विड नहीं है, पर इन्वेस्टर्स के लिए क्या आपको लगता है कि मौका है? बिल्कुल प्रदीप जी, ये बहुत ही शानदार नतीजे आफ्टर मार्केट आवर्स क्रिसिल ने पेश किए हैं, तो आज गैप अप ही खुलना चाहिए स्टॉक, और इसके साथ ही साथ जो केयर का स्टॉक है उसमें भी एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। बाकी गिरावट पे ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ओके, और हमने देखा भी था सोमवार के सेशन में भी बाजार को इसका अनुमान था कि रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। दिन के उच्चतम स्तर पर ये शेयर ने समाप्ति दी थी। हम आखिरी सौदा में आपसे कह भी रहे थे कि रेटिंग एजेंसीज के शेयरों पर नजर रखिए, चाहे वो केयर हो या फिर इकरा हो, सब 4 से 6% की रैली दिखा रहे थे। डेज हाई पर इन्होंने समाप्ति दी थी। इन शेयरों पर आज भी नजर रहेगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन लेकर आएंगे हम पहला सौदा। जी हाँ, हम आज आपको बताएंगे कि बम्पर मुनाफे वाला शेयर कौन सा है, जैकपॉट शेयर कौन सा है, रुपए की ओपनिंग आज कैसी होगी, इस पर नजर होगी। स्टॉक 2020 में आज कप्तानों ने कौन से स्टॉक्स आपको सुझाए थे, इस पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के उस पार काफी सारा एक्शन।